हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही उन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको ई बुक्स और ई नोट्स से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि होने वाला है फ्रेज। फ्रेजेस एक ग्रामर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और जो जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्रामर सीरीज़ हमने शुरू की है, हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हम फ्रेजेस भी एकदम बेसिक लेवल से ही पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बोर्ड स्पेसिफिक तो ग्रामर वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रामर के जो रूल्स हैं वो कभी भी बोर्ड्स के अनुसार चेंज नहीं होते। इसके अलावा अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक या इससे भी जूनियर या सीनियर क्लास में हैं, तो आप बिल्कुल ग्रामर की ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसे देख सकते हैं, आपके लिए रेलेवेंट है। राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो फ्रेजेस हैं बेसिकली क्या होते हैं। जैसे कि हमारे हमेशा से ही ड्रिल रही है कि कोई भी टॉपिक पे पहले पढ़ाने से पहले मैं छोटा सा एक ब्रीफ आपको देती हूँ। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैंने जब पूरा कंप्लीट करवाया, तो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट के पहले मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी रहे। सेंटेंसेस में भी यही किया, फ्रेजेस में भी यही करूँगी। अब फ्रेजेस होते क्या हैं? हमने जो सेंटेंसेस अभी पढ़े, उन्हीं सेंटेंस का एक हिस्सा फ्रेज कहलाता है। आगे चल के क्लॉजेस भी पढ़ेंगे, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्रामर का। अब यहाँ देखिए, जब हम बात करते हैं फ्रेजेस की, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे सेंटेंस का एक हिस्सा है। यानी हमारे सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस होता है, उसका एक हिस्सा बनके उसके अंदर फ्रेज छुपा होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए। जैसे सबसे पहले हम जो हैं लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें या इंग्लिश की, हिंदी है तो हम क ख घ ड़ ये सब पढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमें ABCD पढ़ना ही होता है, राइट। ABCD ये सब हमें पढ़ना ही होता है। और इन्हीं ABCD जब ये अल्फ़ाबेट्स हमें अच्छे से याद हो जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या सीखते हैं? इससे वर्ड्स बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स? वर्ड्स बनाते हैं। और जब हमें वर्ड्स बनाना आ जाता है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। तो ये एक सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन सेंटेंस जो होता है वो बनता कैसे है? बेसिकली सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। एक होता है क्लॉज और दूसरा होता है फ्रेज, राइट। तो आज जो है हम फ्रेजेस को पढ़ेंगे। आज जानेंगे कि फ्रेज सेंटेंस का कौन सा हिस्सा होता है, राइट। मतलब सेंटेंस के अंदर और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सब होता है। तो ये इतनी सारी टर्म्स सुन के घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ कहाँ जाना है, वहाँ कहाँ जाना। देखिए, जब भी हम रास्ते की बात करते हैं, जैसे हम गूगल मैप्स पर देखते हैं ना, तो हम बहुत सारे रास्ते देखते हैं, दाएं बाएं कितने सारे रोड्स हैं, लेकिन हमें उन सब पर अभी ध्यान नहीं देना होता है। हम सिर्फ उस रास्ते पर गौर करते हैं जहां हमें जाना होता है, राइट। और आपको वही बताया भी, डेस्टिनेशन भी जो हम चूज़ करते हैं तो हमारे सामने रास्ता भी वही होता है। तो बाकी जो इर्द गिर्द के रास्ते हैं, उस वक्त उस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या क्लॉज की बात जो मैं कह रही हूँ, उस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे और अभी उनके बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान रहेगा हमारे फ्रेजेस के ऊपर, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अब जो स्टूडेंट्स फ्रेज होते हैं वो मैं आपको बता दूँ, सिंगल वर्ड्स के भी होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहेगा क्या? नहीं। हम हमेशा फ्रेज को किस तरीके से समझेंगे?
ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अनुसार पहले समझेंगे। किसी भी सेंटेंस में अकेला शब्द या किसी भी एक वर्ड को जब हम पकड़ के चलते हैं वो फ्रेज नहीं होता स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वो फ्रेज नहीं होता है तो फिर एक सिंगल वर्ड जो है, ये जो सिंगल वर्ड्स फ्रेजेस हैं ये क्या होते हैं फिर? मैं अभी आपको ये सिंगल वर्ड फ्रेज जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, बेसिक सा ही बता रही हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आगे चल के हम जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, ऑल्दो मैं बीच बीच में आपको याद दिलाती रहूँगी, लेकिन फिर भी आप ख्याल रखिए कि हम जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ध्यान में रख कर ही हमें फ्रेज को तब सीखना है, ठीक है। अब यहाँ जब हम सिंगल वर्ड्स की बात करते हैं वो कौन से फ्रेजेस हैं? कभी भी कोई भी ऐसा शब्द जो पूरे सेंटेंस का काम कर रहा हो, राइट? कभी भी कोई ऐसा शब्द जो पूरे सेंटेंस का काम कर रहा हो, वही शब्द सिर्फ फ्रेज के तौर पे काउंट किया जाता है, राइट? और उसे सेंटेंस ना कह के हम फ्रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब वाली कंडीशन इसकी पूर्ति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं कि जैसे हम बच्चों से कहते हैं ना, पोइट्री सुनाओ, चलो इस तरह से कूद कर बताओ, छोटे छोटे बच्चों से दे बहुत क्यूट लगते हैं, और पेरेंट्स जो होते हैं वो भी अक्सर कहते हैं तुम्हें वो पोम आती है ना, वो पोम गा के सुनाओ, इस तरीके से। तो कई बार अगर हम उनसे कहें जंप, तो ये एक किस्म का ऑर्डर है, ठीक है, जंप, ठीक है। या फिर हम कहें सिंग, तो ये अपने आप में क्या पूरे सेंटेंस हैं? जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे भी बताया, कई बार समझाया कि जब बातचीत हो रही होती है, कॉन्वर्सेशन हो रही होती है कि तुम स्कूल कब जाओगे? टुमारो। तो इस केस में जो शब्द टुमारो है वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा वाक्य है कि नहीं है? तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए टुमारो भी मैंने यहाँ कहा, टुमारो यानी आने वाला कल जो होता है, एंड फुल स्टॉप कि टुमारो तुम स्कूल कब जाओगे? कल। तो यानी या तुम्हारे स्कूल कब से शुरू हो रहे हैं, ब्रेक्स आते हैं, कब से शुरू हो रहे हैं? कल से, तो फ्रॉम टुमारो। तो टुमारो भी बोलें अगर, पूरा अपने आप में एक वाक्य का अर्थ देते हैं या नहीं? बिल्कुल देते हैं स्टूडेंट्स। तो यही बात हमको दिमाग में और ध्यान में रखकर चलनी है कि किस तरीके से ये पूरा अर्थ दे रहे वर्ड्स। उसके अलावा हमने, आपको ध्यान है, इंटरजेक्शंस पढ़े थे। इंटरजेक्शंस भी बहुत कुछ इंटरजेक्शंस भी उनको फ्रेजेस के तौर पे भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अलास, ठीक है, अलास, ये भी अपने आप में एक पूरा मीनिंग होता है ना, जैसे हम बोलते हैं धत तेरी की, ओफो। अब ये ओफो ये क्या है? क्या ये कोई सेंटेंस ऐसा सच बन रहा है क्या? नहीं। क्या सब्जेक्ट वर्ब है इसमें? कुछ भी नहीं है। लेकिन ओफो एक एक्सप्रेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? एक्सप्रेशन दे रहा है। और ये जो एक्सप्रेशन है उससे पूरी बात समझ में आती है कि नहीं? पूरी बात समझ में आ रही है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए ये धत्तेरी की या ओफो या सर पीट लिया, राइट? इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एलएस, जंप, हम किसी को बोल रहे हैं कि चलो जंप, उस तरीके से सिंग, टुमारो, ये सब एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं और पूरा अर्थ समझा देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन पूरा अर्थ देने के बावजूद भी क्या पूरे सेंटेंसेस हैं ये? क्या इनमें से किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वाला फॉर्मूला या ये वाली एक पूर्ति जो है वो हो रही है? सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट ये होना चाहिए ना एक वाक्य के अंदर। क्या किसी में भी ये पूर्ति हो रही है? जी नहीं, नहीं हो रही है। इसीलिए बेटा ये सेंटेंसेस की कैटेगरी में नहीं आकर किस कैटेगरी में आते हैं? फ्रेजेस की कैटेगरी में आते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है। किसके लिए? सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड फ्रेज के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। अब यहाँ हम इसके आगे जितना भी पढ़ेंगे अभी, उसमें जब तक मैं आपके सामने सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं लेकर आती,
तब तक हम क्या ही समझेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ध्यान में रखकर ही हमें पूरा फ्रेज समझना है। क्यों? जैसा मैं बार बार बोलती हूँ बेटा कि फ्रेजेस को भी हम बेसिक से समझेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सेपरेट रखना, ये अलग अलग विभाजित करके रखना हमें आना चाहिए, ताकि हम क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सकें। यहाँ मैंने आपको सिंगल वर्ड फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छे से समझा दिया है। पहले हम अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वाला फ्रेजेस वाला जो पार्ट आएगा, हम पहले उसे ही पढ़ेंगे, उसे ही अच्छे से समझेंगे, उसे ही क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो सिंगल वर्ड्स वाले हैं वो हम एक्सरसाइज के अंदर, जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत बेसिक है तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाले जो होते हैं अगर वो समझ में नहीं आए, तो फिर फ्रेजेस अगर उसमें समझ में नहीं आए, तो फिर हमें कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो सकती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। माई friend, not friends, my friend is a badminton player, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है या मेरी एक फ्रेंड है जो कि बैडमिंटन खेलती है या खेलता है, ठीक है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन खेलती है, यही मतलब हुआ। लेकिन ये पूरा सेंटेंस का अर्थ कब निकल कर आया? जब इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही, इसके अलावा ऑब्जेक्ट वगैरह जो है उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको एकदम सिंपल रखेंगे समझना। ऑब्जेक्ट भी है लेकिन हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर ही अभी ध्यान देंगे। फ्रेजेस जो होता है स्टूडेंट्स, कभी भी फ्रेजेस सिंगल वर्ड नहीं होता, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब फ्रेज में हम यहाँ पर पहले बात करें सब्जेक्ट क्या है। जैसे हम इसकी बात करें माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड जो है, क्या वो सब्जेक्ट हुआ? जी हाँ। जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि फ्रेज कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होता। जैसे अगर मैं सिर्फ माय शब्द को पकड़ूं तो सिर्फ माय शब्द कभी भी फ्रेज नहीं कहलाएगा। एक शब्द फ्रेज नहीं होता, एक शब्द हमेशा शब्द ही होता है, वर्ड ही होता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये समझिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। इसके आगे का सेंटेंस क्या है? इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। यहाँ पर क्या वर्ब है? बिल्कुल यहाँ वर्ब है। जैसे सबसे पहला वर्ब कौन सा है? इज़, हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो हमारी सब्जेक्ट और वर्ब की जो ज़रूरत है एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, क्या वो पूरी हो गई है सेंटेंस में? जी हाँ। लेकिन ये मैंने पिंक में यहाँ हाईलाइट किया है, ये यहाँ येलो के अंदर हाईलाइट किया है, यानी एक सेंटेंस को मैंने दो के अंदर विभाजित किया है, दो सेंटेंसेस में तोड़ दिया। पहला है माय फ्रेंड। माय फ्रेंड का क्या कोई अर्थ निकल कर आ रहा है? जी नहीं। मेरा दोस्त, ठीक है, अधूरा मीनिंग तो आ गया, लेकिन क्या पूरा मीनिंग आया है? जी नहीं। पूरा मीनिंग के लिए क्या होता है? पूरे मीनिंग के लिए हमें ये आगे वाला सेंटेंस जो है उसे पढ़ने की आवश्यकता बनेगी या लिखने की आवश्यकता बनेगी। यानी इस सेंटेंस के बिना माय फ्रेंड का अपने आप में कहीं कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। क्या ये क्लियर है? सबसे पहले तो यहाँ तक ये समझिए। अब यहाँ माय फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है। इस हिस्से के अंदर एक सेंटेंस बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, जो कि है सब्जेक्ट और वर्ब, इनकी जुगलबंदी इस्तेमाल होती है। अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं हैं तो वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा वाक्य जिसको जब तोड़ा जाए तो उसका एक हिस्सा जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट आ रहा हो या फिर सिर्फ वर्ब आ रहा हो या फिर दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा हो, बेटा वही फ्रेज कहलाता है। क्योंकि जब हमने बात की माय फ्रेंड की, तो माय फ्रेंड में सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं आ रहा। इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, इस सेक्शन में भी सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है? क्या नहीं, यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो अगेन ये जो दो सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, तो क्या ये दोनों
1 + 2 होके तो एक पूरा सेंटेंस बनता है, यस, लेकिन क्या हम 1 और ये 2, ये 1 जो है क्या ये एक सेंटेंस है? नो। ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है क्या वो एक सेंटेंस है? नो, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो इनको ही हम, ये जो हिस्से हुए हैं ना, उन्हीं को ही हम क्या बुलाएंगे स्टूडेंट्स? उसी को ही हम बुलाएंगे फ्रेज। यानी फ्रेज सेंटेंस का वो हिस्सा है जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की जुगलबंदी नहीं होती है। माय फ्रेंड सिर्फ सब्जेक्ट है, देयर इज़ नो वर्ब हियर, तो इसलिए इसे सिर्फ सब्जेक्ट ही काउंट होगा और इसीलिए ये भी एक फ्रेज़ है। और जो दूसरा हिस्सा है इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, यहाँ वर्ब है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी सिर्फ फ्रेज़ हो जाएगा। तो यानी सेंटेंसेस का एक हिस्सा बना, एक अधूरा हिस्सा जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है, वही क्या कहलाते हैं बेटा? फ्रेजेस कहलाते हैं। आई होप ये ब्रीफ बैकग्राउंड जो है वो आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आया होगा, और आगे अब जब हम इस इंफॉर्मेशन को आगे अप्लाई करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेज की डेफिनेशन। A phrase is a group of words that forms a grammatical component. It is a part of a sentence and cannot stand on its own. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका बेसिकली मतलब ये है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसा मैंने अभी बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी यहाँ पर मैं आपको लिखकर स्पेशली बता देती हूँ कि सिंगल वर्ड जो होता है, सिंगल वर्ड, वो कभी भी फ्रेज नहीं होता। एक सिंगल वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में, ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने सेंटेंस अभी जो बनाया था ना, माय फ्रेंड इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, तो उसमें अगर हम सिर्फ फर्स्ट शब्द लेंगे माय, ठीक है, और वो फ्रेज नहीं कहलाएगा। माय क्या, माय कुछ भी नहीं है, वो सब्जेक्ट वर्ब, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं बन रही है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? तो इट्स ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सबसे पहली चीज़। दैट फॉर्म्स अ ग्रामेटिकल कॉम्पोनेंट। ग्रामेटिकल कॉम्पोनेंट का मतलब होता है एक सेंटेंस का हिस्सा बनाना। कॉम्पोनेंट का मतलब अगेन वही हुआ कि एक हिस्सा, तो सेंटेंस का एक हिस्सा जो कि ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के अनुसार वो हिस्सा सही होता है। जैसे हमने जब माय फ्रेंड पढ़ा तो माय फ्रेंड ग्रामेटिकली गलत है क्या? नहीं, सिर्फ ये हिस्सा इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, क्या इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर ग्रामेटिकली गलत है क्या? नहीं, ये ग्रामेटिकल कंपोनेंट है, यानी सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें व्याकरण के अनुसार बिल्कुल सही है वो, उसमें कोई भी ग्रामर की या व्याकरण की कोई भी एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है। समस्या क्या है कि वो अधूरे सेंटेंस होते हैं, गलत नहीं होते, अधूरे होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, दैट इज़, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये सेंटेंस का एक हिस्सा है। ये पूरा अगर मैं सेंटेंस मानूँ और ये फुल स्टॉप, तो उस सेंटेंस का सिर्फ एक हिस्सा है, यानी ये और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेज बिल्कुल हो सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसमें 2 फ्रेजेस ही थे ना, पहला था माय फ्रेंड, दूसरा क्या था? इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेजेस बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो विभाजन हुआ है उसी विभाजन के अनुसार ही यहाँ पर लेकिन जो सिर्फ इतना सा हिस्सा है या फिर जो सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ये हिस्सा ए मान लेते हैं, ये हिस्सा बी मान लेते हैं एक सेंटेंस का, तो चाहे ए की बात करो तो ए भी क्या पूरा मीनिंग देता है? नहीं। सो कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन का मतलब होता है कि अपने आप में जो सेंटेंस या जो वाक्य है वो पूरा अर्थ ना देता हो, अधूरा हो, वही फ्रेज होता है। तो फ्रेज अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता है। नेक्स्ट इज दैट इज़ विदाउट अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्पोनेंट। यही जो मैंने आपको बताया कि इसका ये अर्थ होता है कि मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। बेटा कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हम बोले ना, तो वो वाक्य तभी मीनिंग देता है जब उसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, चाहे किसी भी भाषा की हम बात करें, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं, तो मैं अपने आप में क्या सेंटेंस है? कोई भी सेंटेंस नहीं है सच देखा जाए तो। हाँ, फिर से मैं यहाँ पर ये आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि जब हमारी कॉन्वर्सेशन या बातचीत चल रही होती है, तो अगर
कोई मुझसे सवाल कुछ कर रहा है तो एक अलग बात है कि वो कॉन्वर्सेशन में चल रही है, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। जैसे कोई मुझसे या मैं किसी से पूछूं कि तुम कल स्कूल जाओगी क्या? हाँ। तुम स्कूल कब जाओगी? कल। अभी जो कल है यानी टुमारो अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन जब एक बातचीत चल रही होती है तो हम इसी तरीके से एक एक दो दो शब्द में भी जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो उन पर ये रूल्स हम ना ही अप्लाई करें तो ठीक, मतलब तभी ठीक होगा, क्योंकि वो बातचीत में हम जब रूल्स अप्लाई करने लग जाते हैं तो गलत है। हमें इंडिविजुअल सेंटेंसेस के ऊपर रूल्स अप्लाई करके हमें हमेशा चेक करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर है। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द बुक इज़ ऑन द टेबल, राइट। तो सबसे पहले हम कहाँ क्या देखेंगे? द बुक, द बुक, बुक है, लेकिन बुक क्या, मतलब अच्छी किताब है, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। बुक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, या मैं बुक के बारे में जो भी कहना चाह रही हूँ तो क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझ में आ रहा है सिर्फ इतना सा कहने से? कुछ भी नहीं। हाँ, हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन क्या हमारे पास वर्ब है इन दो शब्दों के अंदर? जी नहीं, नहीं है। उसके अलावा उसके आगे अगर हम बात करें इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब मिल जाएगा, लेकिन क्या हमारे पास सब्जेक्ट है इस वाले? यानी अगर मैं इसको, यानी अगर द बुक को मैं ए काउंट करूं और दूसरा वाला हिस्से अगर इसको मैं बी काउंट करूं, तो ए वाले हिस्से में सब एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों तो होने ही होने चाहिए। ऑब्जेक्ट की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब तो होने ही होने चाहिए। ए सेक्शन में क्या है? सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। और बी सेक्शन जो है यानी सेंटेंस का जो बी पार्ट है, बी हिस्सा है, उसके अंदर वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। तो बिना सब्जेक्ट के या बिना वर्ब के क्या वाक्य बन सकता है? जी नहीं, नहीं बन सकता। तो ये क्या हुए? हमारे फ्रेजेस हुए, ये ही हमारे फ्रेजेस हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आए तो यहाँ है आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम जूस। अगेन हम पहले दो शब्दों को लेते हैं, आई वॉन्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम ना हमें शुरुआत के दो वर्ड्स ही क्यों लेकर चल रही हैं, उसका कारण ये है, एक तो हम बेसिक से समझ रहे हैं बेटा, तो बेसिक में हमें, और जैसे मैंने बताया फ्रेज़ कभी भी एक शब्द का नहीं बनता। तो यानी अगर मैं सिर्फ आए यहाँ पर पकड़ के चलूँ, सिर्फ आए अगर मैं यहाँ पर समझ कर चलूँ तो वो तरीका ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला एक तरीके से अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बात करूँ तो ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन ही गलत हो जाएगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट भी कोई चीज़ होती है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि फ्रेज़ को समझने के लिए मिनिमम 2 वर्ड्स चाहिए ही चाहिए होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए हम 2 ही वर्ड्स पकड़ के चल रहे हैं, उसके आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट में क्या सब्जेक्ट है? आई है सब्जेक्ट। क्या वॉन्ट एक वर्ब है? हाँ, कुछ चाहना, मुझे एक पेन चाहिए। सही बताऊं, ये पेन वाकई में मेरे बहुत काम आए, इससे मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं और आई थिंक हर एग्जाम्पल लगभग सही ही बैठता है, राइट। तो जो पेन है, वैसे स्टाइलिस कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है? वॉन्ट। क्या आई वॉन्ट में सब्जेक्ट और वर्ब इसकी रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो रही है? हाँ, पूरी हो रही है। तो इसलिए क्या ये एक फ्रेज़ बन सकता है? जी नहीं, किसी भी हालत में ये एक फ्रेज़ नहीं बन सकता। टू ड्रिंक सम जूस, ये जो हिस्सा है वो ही, टू ड्रिंक सम जूस जो है वही एक फ्रेज़ है, क्योंकि इस फ्रेज़ के अंदर टू ड्रिंक सम जूस, आई वॉन्ट पर मैं ए लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं बी लगा रही हूँ। आई वॉन्ट यानी ए जो है वो हमारा फ्रेज़ नहीं है, फ्रेज़ नहीं है, लेकिन जो बी हिस्सा है वो हमारा फ्रेज़ है। क्या? जी हाँ, वो हमारा फ्रेज़ बिल्कुल है। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। अगेन शुरुआत की ही 2 वर्ड्स हम लेते हैं। देखो बेटा, यही एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए अगर मैं शुरुआत के 2 वर्ड्स ना लेकर यहाँ पर सिर्फ ही एक ही शब्द को पकड़ कर चलूँ तो बहुत इजीली हो जाएगा कि नहीं, ही है ना, तो ही तो सब्जेक्ट तो हो गया मैम, लेकिन वर्ब तो है ही नहीं, तो वर्ब नहीं है तो ही हमारा फ्रेज़ हो गया, राइट। कितना आसान है ये। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ एक शब्द फ्रेज़ नहीं हो सकता, तो ये बात भी पता होना आवश्यक है। अगेन फर्स्ट 2 वर्ड्स ही इज़,
ही इज़, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, राइट। लेकिन इसीलिए यहाँ का फर्स्ट ये क्या हो गया, क्या फ्रेज आएगा, जी नहीं, स्लीपिंग ऑन द बेड। लेकिन जो स्लीपिंग ऑन द बेड है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ये कंपोनेंट पूरे आ रहे हैं क्या, जी नहीं, नहीं आ रहे। तो क्या ये फ्रेज़ हम कह सकते हैं, जी हाँ, इसे हम फ्रेज़ कह सकते हैं। यानी यहाँ पर भी ये जो बी पोर्शन है वो फ्रेज़ हो सकता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज़ आई विल मीट हर एट द कॉन्सर्ट, यानी मैं उससे कॉन्सर्ट में मिलूँगी, मैं उससे कॉन्सर्ट में मिलूँगी। अगेन आई विल, क्या आई विल भी सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट है इसमें, हाँ, आई एक सब्जेक्ट है और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब का कोई भी प्रकार हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ब बस होना चाहिए। तो यहाँ पर विल भी एक फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब है, जी हाँ। तो आई विल भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपोनेंट इसमें है। इसके आगे देखिए, मीट हर एट द कॉन्सर्ट, क्या इस हिस्से में सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट बन रहा है, जी नहीं, नहीं बन रहा। तो यही क्या हो गया है, हमारा फ्रेज़ हो गया है। तो क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको समझना, राइट। ये बहुत ही सरल है। तो इसीलिए कोशिश करें कि ये जो जितने भी फ्रेजेस हैं उनको जितना प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर सेंटेंस में फ्रेज़ निकालना बहुत आसान होता है, राइट। बस ये ध्यान रखिए कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो कभी भी एक शब्द या दो शब्द को पकड़कर आपको नहीं चलना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आ गया है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो यानी और एग्जांपल्स भी आपको देंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर तो मैंने आपके सामने 5 टाइप्स ही लेकर आई हूँ, लेकिन फ्रेजेस के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जिरंड फ्रेज़ भी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से, तो हम इसमें यही टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट। कॉमन भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, जो पहली 3 हैं, राइट। उसके बाद जो वर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, इनको सेकेंडरी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले वाले 3 प्राइमरी और बाद वाले 2 सेकेंडरी, इस अकॉर्डिंग हम इसको बिल्कुल मान सकते हैं। बट चूँकि हमें ये सारे ही पढ़ने हैं, तो हम इसको इस तरह से विभाजन ना करके पढ़ें, आसानी से पढ़ें, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ देखिए 5 कौन कौन से हैं, एक तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशनल। ये 5 किस तरीके से हैं स्टूडेंट्स? क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है ना, मैंने पूरा पढ़ा है, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। क्या उसमें हमने नाउन पढ़ा? शुरुआत ही नाउन से हुई। एडजेक्टिव पढ़ा? हाँ बिल्कुल। एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशनल बिल्कुल पढ़ा, और प्रपोजिशनल तो अभी अभी ख़त्म हुआ है। देखा या नहीं देखा? अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो बेटा अभी जाके उस वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ के साथ ये सेशन जो हम कर रहे हैं फ्रेजेस का, उसे भी लाइक कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, राइट। और जहाँ भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलें। मेरे जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उन्हें अच्छे से मालूम है, मैं उनके पूछे गए हर डाउट का और हर रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, राइट स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़े। अब टाइम है हर एक जो ये टाइप है उसे अच्छे से समझने का, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हम आ गए हैं नाउन फ्रेज की ओर। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं हमारे नाउन फ्रेज की ओर। नाउन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट। अब यहाँ हम नाउन फ्रेज की डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो सिंगल वर्ड्स वाले फ्रेजेस थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उनका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर चुकी हूँ शुरुआत में ही। तो ध्यान रखिए कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अनुसार ही फ्रेज को बेसिकली समझेंगे, ठीक है। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ नाउन और प्रोनाउन।
चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उस नाउन फ्रेज के अंतर्गत ही आते हैं दोनों, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन, यानी अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसके अंदर एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, और ये नाउन को मॉडिफाई करने के काम में आते हैं। मॉडिफाई कैसे, मतलब उसमें एक बदलाव आता है, नाउन के अंदर एक बदलाव हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अ नाउन फ्रेज कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, यानी नाउन फ्रेज जो होता है ये बिल्कुल हो सकता है कि वो उस वाक्य का सब्जेक्ट भी हो, मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट है वही नाउन हो और वही नाउन फ्रेज हो जाए। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। अब यहाँ देखिए, माई ब्रदर्स फ्रेंड, ये क्या है, कौन है? मेरे भाई के जो दोस्त हैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? ये जो भाई का फ्रेंड है ना, दिस फ्रेंड इज़ बेसिकली अ सब्जेक्ट, दिस फ्रेंड इज़ बेसिकली अ सब्जेक्ट, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट के तौर पे तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान किससे निकल कर आ रही है? मेरे भाई से। भाई दोस्त है, किसका क्या दोस्त है? मेरे भाई का दोस्त। तो वो क्या हुआ? एक पूरा ये सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। हैड कम टू विजिट हिम, मेरे भाई का दोस्त उससे मिलने आया था। किससे? मेरे भाई का दोस्त मेरे भाई से मिलने आया था। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि एक सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट एक नाउन भी है क्या? बिल्कुल। नाउन कौन सा वाला नाउन है? पर्सन। कौन सा नाउन है बेटा? पर्सन। पर्सन है, तो क्या ये नाउन फ्रेज हुआ? हाँ। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, बिल्कुल हो गई। अब क्या यहाँ पर एक नाउन कौन सा वाला नाउन है? पर्सन वाला नाउन हो गया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पे हमारा नाउन आ रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्या हो गया? एक नाउन फ्रेज हो गया। इसके अलावा नाउन फ्रेज ही क्यों हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट ही है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट ही है। क्या इसमें वर्ब कहीं आ रहा है क्या? माई ब्रदर्स फ्रेंड सब्जेक्ट ही है, क्या इसके अंदर कहीं भी वर्ब आ रहा है? जी नहीं, इसमें वर्ब नहीं आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट है हैड कम टू विजिट हिम, इसके अंदर वर्ब है लेकिन क्या सब्जेक्ट आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है क्या? जी नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। तो ये भी एक फ्रेज है, ये सेंटेंस भी एक फ्रेज ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट या ये फ्रेज कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउन फ्रेज है, NP से इसको मैं डिनोट कर रही हूँ, ये एक नाउन फ्रेज है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? पहला सेंटेंस ही, अगर पहला एग्जाम्पल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स, राइट। क्या ये क्लियर हुआ अच्छे से? आगे बढ़ें। सेंटेड कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स होती हैं वो कैंडल्स जिनको जलाने के बाद खुशबू आती है, ठीक है। तो सेंटेड कैंडल्स आर माय फेवरेट, ऐसी कैंडल्स जिनको जलाने के बाद खुशबू आती है ना, वो मेरी फेवरेट है, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हमारा सेंटेड कैंडल्स है, तो सब्जेक्ट ये क्या हुआ? कौन से वाला होगा? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वाला नाउन है ये? कौन से वाला टाइप वाला नाउन है ये? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, थिंग वाला नाउन है ये। क्या यहाँ पर इसको हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है। सेंटेड कैंडल्स के अंदर क्या वर्ब आ रहा है? नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है, नाउन वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है। कौन सा वाला नाउन है बेटा? थिंग वाला। कौन सा वाला नाउन है? थिंग वाला नाउन है। तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने ध्यान है शुरू में आपको बताया था सिंगल वर्ड्स वाले, यहाँ सिंगल वर्ड्स में जैसे अगर हम बोलें
यहाँ मैं बीच बीच में आपको सिंगल वर्ड्स के उदाहरण देती रहूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी रहे। जैसे अगर मैं बोलूँ जंप, इस जंप क्या हुआ, एक वर्ब हुआ ना, एक्शन है, एक इसी का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, जंप या सिंग, ठीक है, गाओ, ये सब कौन से वाले हैं, वर्ब है। इसमें क्या सब्जेक्ट है क्या, नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ वर्ब है। लेकिन ये वर्ब भी पूरा एक अर्थ समझ में आ रहा है, पूरे सेंटेंस जितना अर्थ इसमें समझ में आ रहा है कि भाई जंप करने को कहा जा रहा है। ही इज़ आस्किंग मी टू जंप, और शी इज़ आस्किंग, और दे आर आस्किंग, और माई मदर इज़ आस्किंग मी टू जंप और टू सिंग। पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है, बात और अर्थ समझ में आ रहा है। लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो एक कंडीशन होती है वो है क्या, जी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, एक वर्ब है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिंगल वर्ड्स है ना, वो सिंगल वर्ड्स वो वर्ब फ्रेजेस के कैटेगरी में आएंगे। तो वो अगर ये सिंग है, गाना गाने वाला है, तो वो वर्ब है, उसको आप नाउन फ्रेज में नहीं जोड़ेंगे। जब हम वर्ब फ्रेजेस पढ़ेंगे तब तो मैं आपको ये बात बताऊंगी ही, साथ साथ इसलिए बताती हुई चल रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी रहे। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। लास्ट एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द बेरीड ट्रेजर, यानी धसा हुआ या ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो यानी धसा हुआ या कहीं पर खोद कर गाड़ दिया जाता है तो गढ़ा हुआ या गढ़ा हुआ खजाना मिला। तो मेरे द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड, स्टूडेंट्स को कहा गया कि तुम कोई गढ़ा हुआ या गाढ़ा हुआ खजाना ढूंढ कर लाओ। राइट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, द स्टूडेंट्स। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स were asked to find the buried treasure। तो buried treasure यहाँ पर जो है वो क्या एक ऑब्जेक्ट है, जी हाँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हो गया स्टूडेंट्स क्या हो गए हमारे, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे the students were asked, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और हो गया वर्ब, ठीक है, ये दोनों भी आ गए। और यहाँ पर ये है क्या फाइंड भी हमारा वर्ब हुआ, मेन वर्ब तो फाइंड है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो किसके ऊपर किया जा रहा है, द बेरीड ट्रेजर के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट हमारा हुआ, जी हाँ, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट केस है वो भी हमारा क्या हुआ, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये हमारा नाउन भी है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी हमारा जो नाउन है, नाउन कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार हमारा नाउन जो है एक सब्जेक्ट ही हो। अगर हमारा नाउन एक ऑब्जेक्ट भी है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी उस केस में भी वो फ्रेज़ हो सकता है। राइट, और उस केस में भी वो क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज ही। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है या हमारा नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर आया है इस रूप में, चाहे सब्जेक्ट या चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, और पूरा मीनिंग अगर नहीं दे रहा है, यानी सब्जेक्ट वर्ब वाली कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही है, तो वो फ्रेज़ में आ जाएगा। और चूंकि नाउन की बात हो रही है तो कौन सा फ्रेज़ हो जाएगा, नाउन फ्रेज़। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज पे। एडजेक्टिव फ्रेज में भी यही कंडीशन लगती है। जब हमने नाउन फ्रेज की बात की तो उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट या हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो है उसका नाउन होना अनिवार्य होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली जो कंडीशन है वो हर जगह सेम ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। राइट स्टूडेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब तो हमें चाहिए ही चाहिए। राइट, अब यहाँ हम देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव. इट कैन बी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट इट. It provides more information about the noun or pronoun in a sentence. In other words, it can be said that it functions just like an adjective in a sentence. That's it. यानी सिर्फ एक adjective का ही होना। adjective के बारे में हमने क्या जाना कि वो हमें noun या pronoun के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है। For example, I have a
कार, क्या कार एक नाउन है? जी हाँ, कार एक नाउन है। वहीं अगर मैं कहूँ आई हैव अ ब्यूटिफुल कार, ब्यूटिफुल कार, तो ये कार कैसी है, नाउन क्या है हमारा? कार। तो कार कैसी है, या कोई भी नाउन जो कैसी है या कैसा है जो बताता है, वही हमारा एडजेक्टिव होता है, राइट? अच्छे से सिखाया है मैंने आपको। तो ब्यूटीफुल यहाँ क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारा जो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया कि कार कैसी है, एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज में आपको बस यही ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ देखिए, अन्नू हैज़ सिल्की स्मूथ हेयर, यानी जो अन्नू है उसके जो हेयर हैं बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ और बहुत अच्छे बाल हैं। यानी सिल्की एंड स्मूथ, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ ही तो एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटीज़ ही तो बताते हैं, राइट? किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? हेयर की क्वालिटी बता रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर यही है कि, और क्या इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कुछ भी है? मैंने आपको जब सिखाया था कि फ्रेज़ के अंदर क्या होना अनिवार्य होता है, क्या ज़रूरी होता है, कि या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा, वर्ब नहीं होता, या फिर सिर्फ वर्ब होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा। लेकिन वो दोनों होंगे ये कभी नहीं। अगर वो दोनों हो गए तो फिर वो फ्रेज नहीं है। तो या तो दोनों में से कोई भी एक होगा या दोनों ही नहीं होंगे। क्लियर है? यहाँ पर क्या दोनों ही नहीं है? हाँ, नहीं है। सब्जेक्ट है क्या वहाँ? नहीं। वर्ब है क्या यहाँ? इन सिल्की और स्मूथ, इसमें क्या वर्ब या सब्जेक्ट है क्या? जी नहीं, नहीं है। तो इसलिए ये फ्रेज भी हो गया और एडजेक्टिव भी है। तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया क्या? मतलब एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि बेसिकली सेंटेंसेस के जो एडजेक्टिव ही होते हैं ना, वही क्या होते हैं? फ्रेजेस हो जाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस हो जाते हैं। देखिए, पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज़ ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच इन टाइम। अब यहाँ पर पीपल है मतलब लोग, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पीपल डैश ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच इन टाइम। लोग जो हैं अक्सर समय पर पहुंचने में समस्या होती है। लोगों को अक्सर समय पर, चाहे ऑफिस हो या कहीं कोई पार्टी में ही हो, अक्सर लोगों को समय पर पहुंचने में समस्या होती है। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट बनता है क्या? हाँ, लोगों को अक्सर समस्या होती है कि वो समय पर कहीं पहुंच जाए। ये लोग कौन से लोग होते हैं? ये लोग कैसे लोग हैं? ये बात, ये जो लोगों की जो आइडेंटिटी है कि कैसे लोग हैं, एडजेक्टिव यही होता है ना, एडजेक्टिव की कोई चीज़, नाउन कैसा है, कैसी है। तो ये लोग कौन से वाले लोग हैं, कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, या महानगर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े शहर लिखा है। तो बड़े शहरों में रहने वाले लोग, तो क्या ये पूरा दोनों कॉमास के बीच में आने वाले ये सभी शब्द क्या एडजेक्टिव है? हाँ, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि ये लोग कैसे हैं, कौन से वाले लोग हैं ये, कैसे लोग हैं ये, जो शहरों में रहते हैं। यानी गांव खेड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, अभी भी वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं हुए। यहाँ मेरे एडवांस कहने से मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उनका जो गांव खेड़ों में अभी भी लोग रहते हैं, या शहरों के अलावा जहाँ कहीं भी लोग अभी रहते हैं ना, वो सिर्फ टीवी देखने में या सिर्फ फ़ोन के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हर वक्त, ठीक है? उनका जितना भी समय होता है वो तो या तो अपने काम को करने में जाता है, या फिर वो अपने परिवार वालों के साथ बैठते हैं, या किसी से मिलने चले जाते हैं। इसलिए उनका सोना जागना या उनकी पूरी जो दिनचर्या है, रूटीन है, बहुत ही अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है। पूरी लाइफस्टाइल हेल्दी रहती है। लेकिन वहीं लार्ज सिटीज़ के अंदर लोगों के पास कुछ तो दौड़ भाग भी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स इतने हैं कि समय नहीं रहता। तो ये पूरी क्वालिटी किन शब्दों से बताई जा रही है? इन सारे शब्दों से बताई जा रही है। तो कैसे लोग हैं ये? लिविंग इन लार्ज सिटीज़। तो क्या यहाँ पर हमारे अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाली क्वालिटी उसका समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला फ्रेज़ ये हो गया, एडजेक्टिव है ही, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज़। क्या इससे हमारे जो
नाउन के बारे में भी पता चल रहा है, एक मॉडिफिकेशन हो रहा है कि कैसा है, जी हाँ वो भी पता चल रहा है। अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। द टीम दैट मेड इट टू द फाइनल वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। अब यहाँ पर द टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल भी अगर हम लिखें, यानी ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस पूरे हिस्से को अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ तो यहाँ में द टीम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड इन द फ्रंट ऑफ द होल स्कूल, तो ये सेंटेंस भी सही है क्या? ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है? लेकिन कौन सी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया? पूरे स्कूल के सामने जिस टीम को इतनी बधाइयाँ दी गई वो टीम कौन सी, कैसी, क्या है, वो कैसे पता चल रहा है? इन शब्दों से, दैट मेड इट टू द फाइनल, मतलब अभी तक जीती नहीं है, अदरवाइज तो द विनिंग टीम भी हम लिख सकते थे, तो विनिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर दैट मेड इट टू द फाइनल मतलब वो फाइनलिस्ट बनी है वो टीम, तो इस वजह से उसको पूरे स्कूल के सामने क्या किया जा रहा है? कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या ये एडजेक्टिव है? बिल्कुल है। क्या ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है, एडजेक्टिव में नहीं है ना, संभव नहीं हो सकते, तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव वर्ब हो गया। यहाँ अब सिंगल वर्ड्स वाले फ्रेजेस, यहाँ पर बात आती है फिर से। यहाँ पर जैसे अनु हैज़ सिल्की स्मूथ हेयर जैसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ ये ना लिखकर कोई भी एक ही क्वालिटी लिखी होती, या तो सिर्फ सिल्की लिखा होता, या सिर्फ स्मूथ लिखा होता, या लॉन्ग भी कह सकते हैं, इट इज़ अगेन अ क्वालिटी, राइट? या सिर्फ हेल्दी लिखा हो सकता था, ठीक है, या ब्लैक लिखा हो सकता था, ब्लैक, ब्राउन, जो भी कलर, राइट? ये भी हो सकता था। तो जब एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज सिंगल वर्ड का हो सकता है, बिल्कुल। एडजेक्टिव फ्रेज जो है क्यों हो सकता है सिंगल वर्ड का? इसलिए हो सकता है बेटा क्योंकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अपने आप में सब्जेक्ट या वर्ब का रोल नहीं निभा रहे होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले। इनफैक्ट एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में अगर नहीं भी हों तो भी सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया भी था जब हमने एडवर्ब्स भी सीखे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि बेसिक फार्मूला तो बेटा यही होता है ना, बेसिक फार्मूला तो यही होता है। लेकिन क्या ये होता है क्या कि अगर हम, क्या एडजेक्टिव के बिना कोई सेंटेंस बन सकता है? क्या एडवर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब का सेंटेंस में होना ही ज़रूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का एक सेंटेंस में होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिवार्य होता है सब्जेक्ट और वर्ब का होना, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होने ही होने चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी क्लियरली समझाया है। इसलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब मैंने पहले भी बताया है कि इनके बिना भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। यानी सब्जेक्ट और वर्ब से अलग हटके जो शब्द होते हैं उनमें गणना होती है हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब की, यानी सब्जेक्ट और वर्ब से अलग हटकर जो शब्द हैं उनमें काउंटिंग होती है एडवर्ब और एडजेक्टिव की। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आया समझ में? देखिए ये सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, बहुत सिंपल और बहुत इजी हैं, और इस केस में वन वर्ड्स या सिंगल वर्ड फ्रेजेस किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। क्या अब हम आगे बढ़ें? वेल, नेक्स्ट इज आवर एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एन एडवर्ब फ्रेज और एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स एन एडवर्ब and other modifiers. It performs all the functions of an adverb. Adverb का ही सारा इसमें ये किरदार निभा रहा होता है adverb phrase. It can be placed in any part of the sentence with respect to the part of speech they modify. अब देखिए इसके बारे में, एक्शन के बारे में और पता चल रहा है। हाँ, तो adverb phrase हुआ कि नहीं? हो गया। Next is later this evening. Again हमें टाइम का ही हो रहा है कि आज शाम की बात हो रही है कि आज शाम को क्या हुआ? माई कज़न्स एंड आई हैव प्लान्ड टू गो टू द पार्क। तो लेटर दिस इवनिंग का मतलब है कि देर शाम को, ठीक है। इस शाम में, बाद में मेरे और मेरे कज़न्स ने प्लान किया है कि हम पार्क में जाएंगे, ये हमने
प्लान किया है कि आज शाम को बाद में हम लोग, मैं और मेरे कज़न्स जो है वो पार्क में जाएंगे। तो ये जो है लेटर दिस इवनिंग, मतलब अगेन यहाँ पर क्या एक्शन क्या हो रहा है, एक प्लानिंग हुई है। किस चीज़ की प्लानिंग हुई है? एक्शन क्या है? प्लानिंग। और प्लानिंग किस चीज़ की हुई है? पार्क में जाने की प्लानिंग हुई है। ठीक है, पार्क में जाने की प्लानिंग हुई है। तो कब जाएंगे पार्क? व्हेन दे विल गो टू द पार्क। व्हेन का आंसर हो रहा है, यस व्हेन का आंसर हो रहा है। सो लेटर दिस इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर हम गो टू द पार्क, तो ये टू द पार्क है, उसको भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वेयर को आंसर कर रहा है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब या कोई भी टाइप का जो फ्रेज है वो हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फ्रेज। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेज हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप के हों। ठीक है, तो गो टू द पार्क भी इसके अंदर आ सकता है क्योंकि ये किसका, वेयर को आंसर कर रहा है। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। दे सॉ सम अबेंडेंट पपीज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, अबेंडेंट मतलब एक तरीके से छोड़े हुए या ठुकराए हुए। तो कुछ जो हैं पपीज़ क्या होते हैं, कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं ना, कुत्ते के बच्चे, उन्हें कहा जाता है पपीज़। तो दे सॉ सम अबेंडेंट पपीज़ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। कहाँ? फिर से वेयर का आंसर आ रहा है, वेयर प्लेस का आ गया, ये वेयर को आंसर हो रहा है, वेयर। तो ये भी क्या हुआ, एडवर्ब, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये एक्शन की। एक एक्शन कौन सा है, एक्शन क्या है यहाँ पर, कुछ पिल्लों को या कुछ कुत्ते के बच्चों को देखा, तो दैट इज़ एन एक्शन। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्या ये एडवर्ब फ्रेज हुआ या एडवर्बियल फ्रेज हुआ? जी हाँ, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया बेसिकली। और इनमें से किसी के अंदर भी, ये जितने भी एडवर्बियल फ्रेज हमने देखे ना, ये जो बोल्ड में है, बाय द एंड ऑफ मे या लेटर दिस इवनिंग या फिर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, इन सभी फ्रेजेस के अंदर किसी के अंदर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या ये कॉम्बो कहीं पर भी सेटिस्फाई हो रहा है? क्या कहीं पर भी इस चीज़ की पूर्ति हो रही है? जी नहीं, नहीं हो रही। ये एक कंडीशन होती है फ्रेज़ की, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं मैम ने एक बार बता दिया तो याद हो गया, मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ ताकि आपको ये पॉइंट जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रहे। दोनों अगर आ गए हैं तो वो सब्जेक्ट में वो फ्रेजेस में काउंट नहीं होता बेटा। या तो सब्जेक्ट ही होता है या फिर वर्ब ही होता है या फिर दोनों ही नहीं होते। राइट, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? ये थे हमारे मेन टाइप जो है वो हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे वर्ब फ्रेज की ओर। वर्ब क्या होता है? एक्शन, क्रिया। वर्ब फ्रेज क्या होता है? अ वर्ब फ्रेज कैन बी यूज्ड जस्ट लाइक अ वर्ब। जैसे एडजेक्टिव होता है ना कि जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, वैसे ही वर्ब फ्रेज के अंदर जस्ट लाइक अ वर्ब, जैसे एक एक्शन हो रहा होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसके अंदर एक मेन वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी को और क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना। तो या तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब भी होता है और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट टूर्नामेंट। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है या ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? आर, और वो भी प्लूरल वाला। तो यहाँ मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए HV लगा रही हूँ। प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है? प्रैक्टिस करने का। क्या ये एक मेन वर्ब है? जी हाँ, मेन वर्ब के लिए मैं MV लिख रही हूँ। सो आर प्रैक्टिसिंग, इन दोनों वर्ड्स में ये जो पूरा एक फ्रेज है, आर प्रैक्टिसिंग, इसके अंदर आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट नज़र आ रहा है कि वर्ब तो हैं दोनों ही, इनफैक्ट दो वर्ब्स हैं हमारे पास, एक हेल्पिंग और एक मेन। सब्जेक्ट नज़र आ रहा है क्या? नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या? वर्ब फ्रेज के अंदर ये कंडीशन हर एक वे में होगी कि इसके अंदर ग्रुप ही होगा, ये सिंगल वाले नहीं होते। जैसे एडजेक्टिव में तो सिंगल हो सकता है, एडवर्ब्स में कुछ केसेस में, बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होंगे, लेकिन कुछ केसेस के अंदर बिल्कुल वन वर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं। लेकिन वर्ब में किसी भी कंडीशन के अंदर सिर्फ एक वर्ड नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? रीज़न ये है
कि एक तो आपको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए और एक आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो दो तो यही हो गई ना, तो दो तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या सिंगल वर्ड वर्ब फ्रेज हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता है। क्लियर है? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। क्या मुश्किल है इसको समझना? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अगर समझ में आ गया ना तो आपके लिए सब पूरी आगे कहानी ईजी हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। आरन हैज़ बीन राइटिंग, यहाँ पर तो 3 आ गए और हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ बीन इज द हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज द मेन वर्ब। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पर तो 3 वर्ड्स हो गए, तो 2 तो मिनिमम एनी हाउ रहेंगे ही रहेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 3 हो गए। राइट, नेक्स्ट इज द डॉग्स हैव बीन बार्किंग। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, बार्क मीन्स भौंकना। तो द डॉग्स हैव बीन बार्किंग कंटिन्यूसली, लगातार कुत्ते जो है भौंक रहे हैं। अगेन हैव बीन जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब है, बार्किंग हो गया हमारा मेन वर्ब। ये कौन सा वाला मेन वर्ब है बेटा? ये वो वाला मेन वर्ब वैसे होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सिखाया है ना आपको ये मैंने, राइट? वैसे तो मैं टेंसेस आपको सिखा रही हूँ, ऑल्दो बेसिक जो है ग्रामर में जो बेसिक है वो भी सिखाऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन एक बार पहले लाइव सेशंस भी आपके लिए है ना, तो आई एम श्योर आपको बिल्कुल याद होगा। अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। द डॉग्स हैव बीन बार्किंग, तो बार्किंग इज द मेन वर्ब, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। और स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हैव बीन या हैज़ बीन कौन से टेंस के, मतलब किस टेंस के, किस पोर्शन के ये हेल्पिंग वर्ब्स है बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट, कौन सा है? आंसर ज़रूर दीजिएगा स्टूडेंट्स कमेंट्स में। राइट, आई होप बेटा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशन तो हमने अभी अभी कवर किया है। प्रपोजिशन का क्या मतलब होता है? प्री प्लस पोजिशन, यानी जो स्थिति है उसके पहले जिस भी शब्द का इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज प्रपोजिशन। सो अ प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजिशन ऑब्वियसली एंड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी होना होता है इसमें। इट वर्क्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। प्रपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो किस तरीके से काम करता है? या तो एक एडजेक्टिव की तरह होगा या फिर एक एडवर्ब की तरह होगा। कैसे? देखते हैं। इट रिलेट्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। ये तो हम जानते हैं कि प्रपोजिशन क्या काम करता है, सब्जेक्ट और वर्ब को कनेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली सब्जेक्ट की पोजीशन जो है या वो क्या एक्शन कर रहा है, मतलब सिटिंग, बैठा हुआ है, तो वो भी अपने आप में एक एक्शन ही है ना। तो उसकी क्या स्थिति है, या उसका जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, या सब्जेक्ट बेसिकली क्या काम कर रहा है, उसे ही बताने का काम प्रपोजिशन करता है। इसीलिए तो प्रपोजिशन है वो। तो इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को और वर्ब को मॉडिफाई करता है। बेसिकली उसके बारे में हमें और सूचना देता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। It was too hard for me to concentrate with the kids jumping around. यहाँ क्या है? It was too hard for me to concentrate with the kids jumping around. अब ये प्रपोजिशनल क्या है वहाँ, यहाँ पे देखिए jumping around, क्या हमने around पढ़ा है कि वो एक प्रपोजिशन होता है? बिल्कुल। यहाँ जंप कौन कर रहे हैं? किड्स। क्या हमने पढ़ा है विद जो है वो भी एक प्रपोजिशन ही होता है? जी हाँ। एक सिंगल फ्रेज के अंदर देखिए दो प्रपोजिशंस तो यहीं के यहीं देख लिए, विद भी देख लिया, अराउंड भी देख लिया, मतलब आसपास जो हैं बच्चे उछल कूद मचा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अभी तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की बात करी है हमने? पूरा हमने फ्रेज ऑलमोस्ट कंप्लीट करने पर आ गए हैं, लेकिन क्या हमने अभी तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की बात ऐसा करी है? बल्कि मैंने तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही बताया है, ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं है कहीं। यानी प्रपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज है जहाँ ऑब्जेक्ट का होना होता है। तो यहाँ क्या है? मेरे लिए कुछ बहुत मुश्किल, इट वॉज टू हार्ड फॉर मी, मेरे लिए कोई काम है जो बहुत मुश्किल है। कौन सा काम है? कॉन्सेंट्रेट करने का। तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो सब्जेक्ट हो गया, एक्शन हो गया, मतलब वर्ब हो गया यहाँ पर। और ये जो काम है, वर्ब क्या होता है? एक्शन है। वो एक्शन हो किस पर रहा है?
जंपिंग किड्स, बेसिकली जो किड्स हैं जो जंप कर रहे हैं उनके ऊपर बेसिकली एक्शन हो रहा है। तो दीज किड्स जंपिंग मतलब कूदते हुए बच्चे जो हैं, क्या वो हमारा ऑब्जेक्ट है? जी हाँ, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और क्या विद से लेके अराउंड तक, विद से लेकर अराउंड तक, क्या वो हमारा विद से लेकर अराउंड तक क्या हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं? प्रपोजिशंस आ रहा है विद, अराउंड, येस और नो? जी हाँ, आ रहा है। क्या सब्जेक्ट और वर्ब भी आ रहा है? नहीं। पहली चीज़ तो है ऑब्जेक्ट आया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जंपिंग यानी वर्ब आया है, लेकिन क्या सब्जेक्ट आया है? जी नहीं। इस फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट कहीं नहीं आया है, इस फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट कहीं नहीं आया है। तो क्या स्टूडेंट्स ये क्लियर है हमारे लिए? इज़ इट ईजी? इट इज़ वेरी ईजी। हाँ, प्रपोजिशन अगर पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो प्रपोजिशनल फ्रेज को समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन प्रपोजिशन अगर क्लियरली नहीं समझ में आया तो हो सकता है कि ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ये कंफ्यूजिंग है नहीं। हाँ, प्रपोजिशन समझना ज़रूरी है, तो अगर वो वीडियोस आपने मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। राइट, आगे बढ़ते हैं। द ज्वेलरी बॉक्सेस वर केप्ट इनसाइड द कबर्ड। कहाँ रखे हुए हैं? कबर्ड में रखे हुए हैं। वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर इनसाइड भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कबर्ड, और इनसाइड हमारा क्या हो गया? एक प्रपोजिशन। क्या हो गया हमारा? प्रपोजिशन। ठीक है, कहाँ रखे हुए हैं? इसके अंदर इनसाइड द कबर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं है। ठीक है, केप्ट इनसाइड द कबर्ड भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन द ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स हमारा क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है क्या? हाँ, द ज्वेलरी बॉक्सेस जो है, ज्वेलरी बॉक्सेस हमारा फ्रेज है, लेकिन कौन से टाइप का फ्रेज है? नाउन फ्रेज है हमारा, एडवर्ब फ्रेज है, क्या प्रपोजिशनल फ्रेज है? ये क्या हमें पता चल रहा है क्या इससे? यहाँ पर ये पता चल रहा है कि प्रपोजिशनल फ्रेज तो बिल्कुल भी नहीं है। द ज्वेलरी बॉक्सेस है यहाँ पर, उसके बाद वर कैप्ट इनसाइड द कबर्ड। वर कैप्ट इनसाइड, तो ये जो इनसाइड है क्या पोजीशन बता रही है इस सब्जेक्ट का? ये जो सब्जेक्ट है उसका क्या बताया था यहाँ पर? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ही उसी को ही रिलेट करता है ना। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ज्वेलरी बॉक्स, जे भी लिख रही हूँ। वर्ब क्या है? केप्ट। वर्ब क्या है? केप्ट। केप्ट मतलब रखना, पास्ट फॉर्म है, कीप का पास्ट फॉर्म है केप्ट, राइट। और कहाँ रखा है? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कि कहाँ रखा है? कबर्ड में, कबर्ड में रखा है। क्लियर है? तो क्या इन दोनों का कनेक्शन बन रहा है कि ज्वेलरी बॉक्स रखा है कहाँ पर? कबर्ड में। और ये कबर्ड में भी कहाँ पे? इनसाइड द कबर्ड, आउटसाइड द कबर्ड तो नहीं रखेंगे ऑब्वियसली। तो इनसाइड जो है प्रपोजिशन है, तो क्या प्रपोजिशन ने या इस शब्द ने, इनसाइड द कबर्ड, इस शब्द ने ज्वेलरी बॉक्स की सही जगह बताइए। क्या ज्वेलरी बॉक्स और वर्ब को रिलेट किया है? हाँ, रिलेट किया है। और क्या इनसाइड द कबर्ड में सब्जेक्ट या वर्ब या दोनों में से कोई क्या कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या प्रपोजिशनल फ्रेज क्लियर हुआ बेटा? इज इट ईजी? येस, इट इज़ ईजी। प्रपोजिशन बस नहीं अगर समझे हैं तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि बेसिकली इनसाइड इज द प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द वे टू न्यूयॉर्क। यहाँ पर क्या आया है हमारे प्रपोजिशंस? एक तो ऑन आ गया है, टू भी आ गया है। येस और नो, ऑन और टू दोनों ही प्रपोजिशंस हैं। आगे, वी कॉट साइट ऑफ द फेमस नायग्रा फॉल्स। क्या आया है? हमें नायग्रा फॉल्स का नज़ारा देखने को मिला। जब हम न्यूयॉर्क जा रहे थे तो न्यूयॉर्क जाने के रास्ते में हमें नायग्रा फॉल्स देखने का मौका मिला, हमें उसका नज़ारा देखने को मिला, नायग्रा फॉल्स का नज़ारा देखने को मिला, राइट। तो क्या ये फ्रेज में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है क्या? ऑन द वे टू न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क हमारा क्या हो गया बेसिकली? वे, क्या हमारा नाउन ऑफ प्लेस है, क्या ऑब्जेक्ट है? जी हाँ। वी कॉट अ साइट ऑफ द फेमस नायग्रा फॉल्स।
क्या समझ में आया? तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है इस प्रपोजिशनल फ्रेज में, प्रपोजिशंस तो हैं ही हैं। सो स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर? इज़ इट ईजी? येस इट इज़। फिर से कह रही हूँ, प्रपोजिशंस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, वरना हो सकता है कि ये आपके लिए समझना थोड़ा सा कठिन रहे। राइट स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ हाउ टू यूज़ फ्रेजेस, यानी रूल्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कुछ रूल्स भी हैं जो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब चिंता मत कीजिए, अभी तक मैंने जितना भी सिखाया है ना उसमें मैं इन रूल्स को एक्सप्लेन करती हुई आई हूँ, अदरवाइज़ वी कैन नॉट यूज़ देम, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्रेजेस को वरना। राइट, तो यहाँ हम जल्दी से इन रूल्स को भी देख लेते हैं क्या क्या है, ताकि हमें ध्यान रहे दिमाग में। पहला है, फ्रेजेस आर जस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये मैं बता चुकी हूँ कि फ्रेजेस जो है पूरे वाक्य का एक हिस्सा होता है, अपने आप में पूरे वाक्य नहीं होते, और अपने आप में दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले ये कोई अर्थ नहीं देते हैं, अकेले में इनका मीनिंग अधूरा होता है। ग्रामेटिकली सही होते हैं लेकिन इनका अर्थ अधूरा होता है। दे डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग इफ़ टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, भले ही ये जो फ्रेजेस होते हैं या ये जो फ्रेजेस होते हैं जो सेंटेंस का हिस्सा होते हैं, भले ही ये पूरा अर्थ नहीं देते अपने आप में, लेकिन अगर इस हिस्से को भी सेंटेंस से बाहर निकाल दिया जाए तो सेंटेंस का भी अपना कोई अर्थ नहीं रहेगा, सेंटेंस का भी अपना कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको सबसे पहला जो एग्जांपल दिया था, या जैसे एक एग्जांपल दिया था, द बुक इज़ ऑन द टेबल। सो द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ये इसके अंदर फ्रेज कौन सा था हमारा? ऑन द टेबल। अब यहाँ ऑन द टेबल में क्या ये प्रपोजिशनल फ्रेज की तरह हो सकता है? हाँ, ऑन है ना यहाँ पर, और टेबल भी है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, तो हमने सिर्फ फ्रेज के तौर पे इस एग्जाम्पल को देखा था, लेकिन ऑन द टेबल क्या एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ऐसे ही आइडेंटिफाई करना सीखिए। तो ये ऑन द टेबल जो है ये फ्रेज है। द बुक इज़, अब द बुक इज़ कि अगर हम बात करें, ये सेंटेंस का पहला हिस्सा है। ऑन द टेबल ये हिस्सा अपने आप में कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, लेकिन इस हिस्से को हम इस कंप्लीट सेंटेंस से हटा दें तो क्या ये हिस्सा भी कोई मीनिंग दे पाएगा? यानी जितनी ज़रूरत एक फ्रेज को सेंटेंस की होती है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत एक सेंटेंस को फ्रेज की होती है, क्योंकि अगर फ्रेज उस सेंटेंस का हिस्सा नहीं बनेगा तो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं ही हो पाएगा ना, मीनिंग नहीं निकलेगा। राइट। दूसरा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो मीनिंग बताया जा रहा है अगर उससे अलग हटके अगर हमने उसको लिखा तो भी उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा। यानी ऑन द टेबल से पहले द बुक इज़ लिखा है, तो इस तरीके का ही कोई सेंटेंस का हिस्सा, कुछ ऐसी ही बात होनी चाहिए कि ऑन द टेबल को जस्टिफाई करे। ऐसा नहीं द फ्लाइंग इज़ लिख दिया, द फ्लाइंग इज़ ऑन द टेबल, क्या मीनिंग निकला इसका? कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो दोनों जो हिस्से हैं वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, मतलब उनका एक अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो। They are mostly used to provide extra information about the subject, object और other components in a sentence। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, या कोई भी दूसरा कॉम्पोनेंट हो, उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये जो एग्जांपल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो हमें द बुक जो किताब है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस केस में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बुक कहाँ रखी हुई है, तो कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन फ्रेज इन अ सेंटेंस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल में ही दो फ्रेज हैं, पहला फ्रेज है द बुक, दूसरा फ्रेज है ऑन द टेबल। ठीक है। इज़ हम शामिल नहीं करेंगे, द बुक इज़ अगर हमने लिखा तो वो सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई सेंटेंस भी नहीं बन रहा है ऑल्दो, लेकिन द बुक जो है वो उतना, द बुक क्या, द बुक कुछ नहीं मीनिंग निकल रहा है इसका। राइट। तो वो दो फ्रेजेस तो इसी सेंटेंस में हो गए। नेक्स्ट इज मेक श्योर दैट द फ्रेज गिव्स योर सेंटेंस क्लैरिटी एंड डज नॉट सिंपली एक्यूमुलेट द सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन। इसका ये मतलब है कि इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल एक इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है बुक के बारे में, किताब के बारे में, ये किताब कहाँ रखी है, लेकिन फिर भी एक पूरा मीनिंग ही निकलना चाहिए। यानी सिर्फ आपने उसके बारे में, मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हाँ सेंटेंस में इंफॉर्मेशन के आधार पे आपने कुछ
लिख दिया, लेकिन सेंटेंस को एक क्लैरिटी यानी एक समझ में आना चाहिए आपको सेंटेंस। बेसिकली इसका ये इस बात का कहने का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि कई बार हम क्या करते हैं, हम कोई सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं देख पाते कि हाँ हमने सेंटेंस लिख दिया, उसमें फ्रेज़ भी ला दिया, लेकिन क्या पूरी बात निकल कर आ रही है क्या। अभी इतना छोटा सा सेंटेंस है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये तो छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना लिखें द बुक इज़ ऑन, तो द बुक इज़ ऑन का क्या अर्थ है, द बुक इज़ ऑन द, तो ये क्या है, तो हमें टेबल भी लिखना होगा, यानी यहाँ पर हम सिर्फ ये इतना सा छोड़ नहीं सकते हैं, हमें एक बात को इस तरीके से कहना है कि बात का पूरा अर्थ समझ में आए। माई फ्रेंड इज़ अ बैडमिंटन, तो ये लिखूंगी क्या मैं, माई फ्रेंड इज़ अ बैडमिंटन। अब आप मुझे बताइए, चलिए द बुक इज़ ऑन द, तो फिर भी कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा उसका। माई फ्रेंड इज़ अ बैडमिंटन, तो ये तो अर्थ निकल रहा है ग्रामेटिक, अगर ग्रामर के नज़रिए से देखूँ तब तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है कि मेरा जो फ्रेंड है ना वो तो बैडमिंटन है, लेकिन ग्रामर के अनुसार तो वैसे तो सही है, कोई गलत थोड़ी है, लेकिन क्या कोई लॉजिक निकल कर आ रहा है, क्या कोई बात समझ में आ रही है, क्या बैडमिंटन है क्या है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट नहीं देखना है, वर्ब नहीं देखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, एक मीनिंग देखना है भाई, तो मीनिंग देखो। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ये लिख दूंगी बैडमिंटन प्लेयर, जैसे ही लिख दूंगी तब क्या यहाँ पर फ्रेज, पहले में भी तो फ्रेज था हमारे पास बैडमिंटन, अब बैडमिंटन लिख देती तो फ्रेज ही तो है, अब बैडमिंटन क्या, लेकिन अब बैडमिंटन प्लेयर जैसे ही लिख दिया, अब बैडमिंटन प्लेयर जैसे ही लिख दिया तो क्या समझ में आ रहा है कि हाँ अब ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं कि बस फ्रेज जोड़ दिया और हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, इतना नहीं, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेजेस तो हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का वो फ्रेज़ हो, मतलब एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव या 2 वर्ब फ्रेजेस इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आई हैव अ कार, ठीक है, अब मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकती हूँ आई हैव अ वेरी फास्ट कार, तो यहाँ वेरी फास्ट कार, तो कार क्या हो गई, कार तो हमारा नाउन हो गया, फास्ट और ये एडजेक्टिव हो गया, फास्ट क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये वेरी क्या हुआ, डिग्रीज के हिसाब से होता है ना कि डिग्रीज के हिसाब से हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक में जैसे नाउन फ्रेज भी हो गया, फिर एडजेक्टिव फ्रेज भी हो गया, इस तरीके से। तो एक सेंटेंस में इस तरीके से भी अलग अलग टाइप के फ्रेज वो हो सकते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन भी इनका बन सकता है, राइट। तो कभी ये मत सोचेगा अरे नहीं एडजेक्टिव स्ट्रिक्टली एडजेक्टिव ही होगा, स्ट्रिक्टली एडवर्ब ही होगा, उस हिसाब से कभी मत समझिएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में आपको कौन से टाइप का फ्रेज है वो पता लगाना है। तो देखिए, डैनी वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन हिज फोन, तो वॉज प्लेइंग तो बहुत ईजी है समझाना भाई, एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है और एक मेन वर्ब आ गया है, उसके बाद वीडियो गेम्स ऑन हिज फोन, क्या ये ऑन हिज फोन कहाँ पर, फोन में या फोन पर खेल रहा था, क्या खेल रहा था, वीडियो गेम। इज इट नॉट ईजी, एक तो हो गया हमारा वर्ब और दूसरा हो गया प्रपोजिशनल, ऑन आया ना, तो समझ में आया, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट इज नंदू, विष्णु एंड अर्जुन लाइक गोइंग ऑन रोड ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स पर जाना उन्हें पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, सो इज इट अ नाउन फ्रेज, क्या नाउन फ्रेज है इसके अंदर, और कौन सा वाला नाउन है ये, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर रोड ट्रिप्स, गोइंग ऑन रोड ट्रिप्स, तो रोड ट्रिप्स यहाँ पर क्या है हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, जी हाँ। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं वो, कुछ भी नहीं, सिर्फ गोइंग ऑन रोड ट्रिप्स, लेकिन कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस इज माई कुलीग, इन द ब्लैक ड्रेस,
लड़की के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लड़की कौन, लड़की कैसी लड़की, क्या एडजेक्टिव हुआ। द गर्ल इज़ माई कुलीग, ये भी तो सेंटेंस हो सकता था, लेकिन उसके लिए उसकी क्वालिटी या उसका एक स्पेसिफिकेशन दिया गया, उसके बारे में बताया गया क्या, कि जो ब्लैक ड्रेस के अंदर जो लड़की है उसके बारे में बताया गया है। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब देखिए, वी फाउंड एन अनओन्ड व्हीकल पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। एन अनओन्ड व्हीकल का मतलब पहले तो मैं बता दूं, एन अनओन्ड व्हीकल वो होता है कि ऐसा कोई व्हीकल जो पता नहीं चल रहा है कि किसका व्हीकल है। अपन कहते हैं ना ऐसे लापता सा व्हीकल है कोई, ठीक है, तो वो व्हीकल है जो कि कहाँ पार्क है, हमारे घर के सामने। तो एक होता है ना संदिग्ध कि बहुत ही डाउटफुल ये लग रहा है, तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक तो हो गया हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सा हुआ है हमारा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, लेट्स टेक येलो। नाउन फ्रेज हुआ है हमारा एन अनओन्ड व्हीकल, और ये सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट वाला नाउन फ्रेज है ये। दूसरा क्या हुआ, प्रपोजिशनल, पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है, क्या, हमारे घर के सामने। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट इज द सेवरीज दैट वर सर्व्ड टुडे वर एक्सट्रीमली स्वीट। सेवरीज जो है आज, सेवरीज क्या होती हैं, कुछ भी, जैसे समोसा भी सेवरी है, या कुछ भी स्नैक्स है, मीठे स्नैक्स भी जो होते हैं सेवरी डिश में वो आते हैं। राइट, तो यहाँ कोई मीठी डिश है जो कि बहुत ज़्यादा ही मीठी हो गई है, तो बेसिकली क्या है, एक्सट्रीमली, यहाँ एक्सट्रीम जो आ गया है। द सेवरीज दैट वर सर्व टुडे वर स्वीट लिख सकते थे ना, लेकिन एक्सट्रीमली उसकी एक डिग्री भी बता दी है, और ये जो शब्द है वो क्या बता रहा है कि कितना स्वीट है, तो ये एक एडवर्ब हो गया बेटा। राइट, मतलब किस तरीके का, कितना मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है भाई। नाउ नेक्स्ट इज दैट लिटिल बॉय इज माई फ्रेंड्स सन। ये दोनों यहाँ पर फ्रेजेस हैं। राइट, माई, द लिटिल बॉय मैंने आप, और माई फ्रेंड्स सन दोनों ही क्या हो गए, हमारे फ्रेजेस हो गए, और एक नाउन फ्रेज है, दूसरा भी नाउन फ्रेज ही है, यानी दोनों ही नाउन फ्रेज हैं ये। राइट, ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स, नाउन्स हैं और फ्रेजेस हैं, तो क्या हो गए, नाउन फ्रेज हो गए। Xavier found a white furry bunny in their backyard। ये बहुत इजी है बेटा, ये क्या क्या है इसमें, एक तो है एडजेक्टिव, कौन सा है एडजेक्टिव, white furry bunny, ये क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, और कहाँ, इन द बैकयार्ड, कहाँ पे, बैकयार्ड यानी घर का पिछला हिस्सा जो एक होता है ना, जो कई जगह गराज के या स्टोर रूम के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है, घर का पिछला हिस्सा वो, सो इन देयर बैकयार्ड। अच्छा, बैकयार्ड में ऐसा नहीं कि सिर्फ खराब सा गराज है या स्टोर रूम है जिसमें कबाड़ सब भरा हुआ है, ऐसा नहीं, बैकयार्ड में लॉन गार्डन भी बनाया जाता है, मतलब पिछला हिस्सा बेसिकली। राइट, तो इन देयर बैकयार्ड कहाँ पे, सो ये प्रपोजिशनल हो गया, पोजीशन बता रहा है कि कहाँ, इन द बैक ऑफ द हाउस या बैकयार्ड। द प्लांट इन द राइट कॉर्नर ऑफ द गार्डन फाइनली ब्लूम्ड। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगेन प्रपोजिशन, कि कौन सा वाला फ्लावर है और वो कहाँ है, इन द कॉर्नर ऑफ, इन द राइट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के दाहिने हाथ का जो कोना है वहाँ पे। राइट, नेक्स्ट इज बेंगलोर सीम्स टू बी अ बिजी क्राउडेड एंड एडवांस्ड सिटी। किस तरीके का शहर है, कैसा शहर है, क्राउडेड एंड एडवांस्ड, तो क्या हुआ बेटा, ये एडजेक्टिव हुआ हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज, कैसा शहर है, बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है। राइट, नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी गार्ड वॉज अनयूजुअली काइंड टू ऑल द एम्प्लॉयज टुडे। अब ये अनयूजुअली काइंड भी हटा देते तो क्या हमें समझ में आ जाता, सेंटेंस का मतलब आराम से समझ में आता, तो ये एक्स्ट्रा एक जोड़ा गया है, तो ये एडवर्ब फ्रेज, और एडवर्ब्स के बिना सेंटेंसेस आसानी से बन सकते हैं, लेकिन ये अनयूजुअली के एकदम इस तरीके से इतना अलग सा और बहुत ही बेहतरीन तरीके का व्यवहार कर रहा है आज का जो सिक्योरिटी गार्ड है, आज सबसे इतना अजीबोगरीब वाला व्यवहार कर रहा है कि इतना अच्छा व्यवहार तो इसने आज तक ही नहीं किया था। राइट स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए
ये जो भी मैं एक्सरसाइज और ये जो फ्रेजेस का जो कॉन्सेप्ट आज लेकर आई हूँ वो आपके लिए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि डाउट रह गए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी स्टूडेंट्स। एंड होपफुली आपको ये फ्रेजेस का ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। डाउट होने पर पूछ लीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। सो स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखना मत भूलिए, सेशंस अटेंड करना मत भूलिए और बिना स्किप किए सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इजीली और कंफर्टेबली मिल सके। कंफर्टेबली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक वीडियो को स्किप करते ही आप जो आगे एक्सरसाइज करने लगते हैं उसमें हो सकता है गड़बड़ हो, आप डाउट्स रह जाएं, तो वो हमें नहीं करना है। रूट लेवल से समझना है और रूट्स के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं हम आने देंगे। राइट स्टूडेंट्स? So wish you all the best for your upcoming sessions and hopefully you will watch all the sessions without skipping any of them. Right? So take care students and bye bye.